हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में पढ़ाई करेंगे। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ को माना जाता है। इसकी राजधानी ग्रीब्रिज या फिर राजगृह थी। मगध की राजधानी ग्रीब्रिज या राजगृह थी। जरासंध जो था बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है, जो कि मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 544 ईसा पूर्व में कौन बैठता है? बिंबिसार बैठता है। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी होता है। हमने देखा था उदयन, बिंबिसार और प्रसेनजीत, ये जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बिंबिसार ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लेता है। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाता है। जो राजगृह है उसको या गिरिब्रज है उसको अपनी राजधानी बनाता है। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया है। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। जब महात्मा बुद्ध का तबीयत खराब हो गया था तो जीवक जो राजवैद्य था उसको बिंबिसार ही है जो भेजता है। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को जो है उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। शुश्रूषा के लिए, सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। प्रगोत जो अवंती के राजा थे वो जब बीमार हो गए थे तब भी उसको भेजा गया था। तो बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को दो इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए भेजा था, एक तो बुद्ध के इलाज करने के लिए और अवंती के राजा प्रगोत के लिए। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से वैशाली के चेटक की पुत्री चेलन्ना, एक तो महाकोसला से शादी करता है और एक जो है चेलन्ना से जो कि चेटक की बहन है उससे शादी करता है, और मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से भी शादी करता है। कौन? बिंबिसार। तीन लोगों से। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और 493 बीसी में वो मगध की गद्दी पर बैठ जाता है। अजातशत्रु जो होता है उसका उपनाम था कुनिक। कुनिक उसका उपनाम था। कुनिक। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। वहीं पे 52 वर्षों तक किसने शासन किया था? बिंबिसार ने। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम था वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। इनका जो सुयोग्य मंत्री था उसका नाम था वर्षकार, और वर्षकार की सहायता से अजातशत्रु वैशाली पर विजय प्राप्त करता है। अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन ने कर देता है 461 ईस्वी में, 461 ईसा पूर्व में करता है, बीसी में कर दी और वह मगध की गद्दी पर बैठ गया। उदयन ने पाटलिग्राम को अपनी राजधानी बनाता है। तो सबसे पहले गिरिब्रज को राजधानी बनाता है बिंबिसार ने, और ये जब 52 वर्ष तक राज करता है उसके बाद इसकी हत्या करके 32 साल तक राज कौन करता है? इसका जो पुत्र है अजातशत्रु वो करता है। और अजातशत्रु जो है 493 बीसी में जो है क्या बनता है? राजा बनता है। उसके बाद इसके पुत्र जो है इसकी मृत्यु कर इसको वध कर देता है 461 में। फिर ये गद्दी 461 बीसी में फिर ये गद्दी पर बैठ जाता है। और जो है यहाँ पे जो उदयन जो रहता है, उदयन वो जो है क्या करता है? गिरिब्रज या पाटलिपुत्र राजधानी को ला करके पाटलिपुत्र की स्थापना की है। उदयन भी जैन धर्म के अनुयायी था और हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयी का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 बीसी में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना कर देता है। इसका जो अमात्य रहता है शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ ले आता है? वैशाली ले आता है। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। इनके समय में एक बुद्ध संगीति हुआ रहता है जो कि 382 बीसी के आसपास हुआ रहता है। ठीक है, तो राजधानी पाटलिपुत्र ले गया। काला अशोक जो है पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र लेकर के आ जाता है। शिशुनाग जो है वापस राजधानी को पाटलिपुत्र ले आता है। कहाँ से? वैशाली से। उसके बाद शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो है नंदीवर्धन था, और नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद को कहा जाता है। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध में पराजित करता है और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना कर देता है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कौन से वंश से स्टार्ट हो रहा है? अजातशत्रु वंश, जिसमें बिंबिसार जो है, बिंबिसार के बाद उसके पुत्र अजातशत्रु, उसके बाद कालाशोक आता है। कालाशोक के बाद जो है शिशुनाग वंश की स्थापना होती है जिसमें शिशुनाग रहता है, उसका अंतिम जो शासक रहता है
वो नंदीवर्धन रहता है। नंदीवर्धन के बाद जो है इस नंदवंश आ जाता है। नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद रहता है। महापद्मनंद के बाद जो घनानंद जो आता है वो नंदवंश का अंतिम संस्थापक हो जाता है, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य जो है मार करके मौर्य वंश का संस्थापना करता है। अब सिकंदर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सिकंदर जो होता है इसका जन्म जो है 356 BC में हुआ था। 356 BC में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप, और ये फिलिप के पुत्र थे कौन? सिकंदर। फिलिप 359 BC में मकदूनिया का शासक बनता है। मकदूनिया का शासक बनता है 359 BC में, और 329 ईसा पूर्व में इनकी हत्या कर दी जाती है फिलिप की। तो फिर सिकंदर अरस्तु का क्या था? शिष्य था। सिकंदर जो है अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 BC में प्रारंभ किया, और सिकंदर का सेनापति जो था सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर जो कि मौर्य के समय ये क्या आता है सेनापति, ये जो मौर्य शासनकाल में इसका जिक्र होता है। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाई डेस्पीज के युद्ध, झेलम वितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार करने से इनकार कर देता है, और सिकंदर स्थल का मार्ग 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट जाता है। सिकंदर की मृत्यु जो है 323 BC में हो जाती है बेबीलोन में, जब वो 33 वर्ष की आयु का रहता है। सिकंदर का जल सेनापति जो था वो निर्याकस था, और ऐसे जो सेनापति था वो क्या था? सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर जल इसका सेनापति था, और जल सेनापति क्या था? इसका निर्याकस था। मौर्य साम्राज्य के बारे में देखते हैं अब। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक में देखा चंद्रगुप्त मौर्य, ये जो है किसके सहायता से? चाणक्य की सहायता से गणानंद को हराता है और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है 345 BC में हुआ रहता है। 345 BC में गणानंद को हराने में चाणक्य चंद्रगुप्त की मदद करता है। बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। चाणक्य, जिसे कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, इन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा हुआ है। इसी अर्थशास्त्र से पूरा मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 BC में बैठता है। ठीक है, और देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 322 BC में जब ये बैठता है तो उस समय जो है सिकंदर की मृत्यु हो चुकी रहती है। चंद्रगुप्त जो है जैन धर्म का अनुयायी था। सबसे पहले ये जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। हम लोगों ने देखा था कि भद्रबाहु के साथ जो है कुछ जो है जैन धर्म के अनुयायी जब मगध में अकाल पड़ता है 15 साल के लिए, 10-15 साल के लिए, तो कहाँ चले जाते? दक्षिण भारत श्रवणबेलगोला में चला जाता है। उसी समय चंद्रगुप्त भी गया रहता है और अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताता है। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर को हराया। सेलुकस निकेटर कौन था? सेलुकस निकेटर जो है बेसिकली ये जो है सिकंदर का सेनापति था। इसको उन्होंने 305 BC में हराया था। सेलुकस निकेटर ने अपनी पुत्री कर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी, और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत, जिसमें काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, जो था उसको चंद्रगुप्त को दे दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी धर्मगुरु भद्रबाहु जैन धर्म से दीक्षा ली थी, जिसके बारे में मैंने बताया। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज जो था, सेलुकस निकेटर जब सिकंदर मर जाता है तो सेलुकस निकेटर उधर का राजा बनता है। जब वो हार जाता है 305 BC में, तो काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये जो प्रांत है चंद्रगुप्त देता है अपनी बेटी कर्नेलिया का इसके साथ शादी करता है। उसके बाद मेगास्थनीज जो रहता है वो सेलुकस निकेटर का क्या रहता है? राजदूत रहता है, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता है। और मेगास्थनीज ने उसी समय इंडिका लिखा है। इंडिका में भी मौर्य संबंधित व्यवस्था, शासन व्यवस्था और उस समय के बारे में जिक्र मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के बीच जो युद्ध होता है उसका वर्णन जो है एपियानस ने किया है। वहीं पे प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेलुकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। सेलुकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो होता है 298 BC में हो जाता है, और इनका जन्म हुआ रहता है 345 BC में। ठीक है, श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई है। उसके बाद बिंदुसार कौन होता है? चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा रहता है उस बिंदुसार बोला जाता है। बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी होता है। जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होती है 298 BC में, बिंदुसार जो है क्या कर लेता है? मगध की गद्दी पर बैठता है। इसको अमित्र घात के नाम से जाना जाता है, और अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था,
और वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या फिर वारिसार कहा गया है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। गुप्त के बारे में संबंध मतलब जानकारी मिलती है वायु पुराण से, गुप्तों के बारे में। इसके बाद स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस एंटियोकस जो रहता है सीरिया का नरेश, वो डाइमेकस नाम का अपना राजदूत भेजता है बिंदुसार के दरबार में भेजता है, और इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैसे कि उस समय सेल्यूकस निकेटर का जो राज दरबारी था मेगास्थनीज, वैसे ही यहाँ पे अंटियोकस के राज दरबारी थे कौन, डाइमेकस थे बिंदुसार के दरबार में। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है जैन ग्रंथों में इसको बिंदुसार को। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह का वर्णन मिलता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम और अशोक को भेजता है बिंदुसार। इनके पुत्र रहते हैं सुसीम और अशोक, उनको जो है तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए कौन भेजते हैं, बिंदुसार। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने के लिए कहा था। एथिनियस एक जो हिस्टोरियन है उसके अनुसार से बिंदुसार ने सीरिया का जो नरेश थे एंटियोकस, जिन्होंने अपना दरबारी भेजा है डाइमेकस, उसे जो है मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान जो तारानाथ थे ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। तारानाथ जो थे उन्होंने जो है क्या 16 राज्यों का विजेता किसको बताया, बिंदुसार को। अब अशोक जो है बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो कि 269 BC में क्या था, मगध की गद्दी पर बैठता है। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक जो है अवंती का राज्यपाल था। अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख अशोक का नाम मिलता है, मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है, और अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 271 BC में कलिंग पर आक्रमण करता है और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लेता है। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस यानी टालमी ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नामक एक राजदूत भेजा था। अशोक के समय में प्लिनी का मिस्र का जो राजा है, मिस्र का राजा जिसका नाम था फिलाडेल्फस, उन्होंने जो है पाटलिपुत्र में एक डाइमेकस के बाद डियानीसियस नामक एक राजदूत भेजा था अशोक के दरबार में। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई थी। तो अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाते हैं उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से। अशोक जो है आजीविकों को रहने के लिए 12 की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाता है, और इस 4 गुफाओं का नाम क्या था, कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। क्या का नाम था, कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी, ये उसने निर्माण कराया। किसके, आजीवक संप्रदायों के लोगों के रहने के लिए 12 की जो पहाड़ी उसमें 4 गुफा कौन कौन से निर्माण कराता है, वो कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी का निर्माण करवाता है। ठीक है। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की। तो अशोक के जो पौत्र रहते हैं दशरथ, उन्होंने आजीवकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की। अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी नाम था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम जो करने वाला था वो अशोक था। अशोक के शिलालेखों जो है कौन कौन से अलग अलग लिपि में लिखी गई है, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक में लिखा गया है। ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक में लिखा गया है अशोक का शिलालेख जो है वो ब्राह्मी, खरोष्ठी और ग्रीक अरमाइक में लिखा गया है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, जो ग्रीक और अरमाइक है उसका अफगानिस्तान से। खरोष्ठी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से खरोष्ठी लिपि का, और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि का अभिलेख मिला है। भारत से मिला गया है ब्राह्मी का। पाकिस्तान से जो मिला है वो है अभिलेख ज़्यादातर वो खरोष्ठी का है, एवं ग्रीक एवं अरमाइक जो है ज़्यादातर मिला हुआ है वो अफगानिस्तान से मिला हुआ है। ठीक है। अशोक के शिलालेखों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला इनके शिलालेख जो, एक तो शिलालेख है
अभिलेख जो है अशोक के, उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक शिलालेख जो पत्थरों में लिखा गया, स्तंभ लेख स्तंभ में जो लिखा गया, और एक गुहालेख जो गुफाओं में लिखे गए हैं। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 में जो है पाद्रेटी फैंथलर ने की थी 1750 ईस्वी में। अभी 1750 जो ईस्वी है उसमें जो है किसने किया था, पाद्रेती और फैंथेलर ने की थी। इसकी संख्या कुल 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने से सबसे पहले सफलता जेम्स प्रिंसेप को मिली थी 1837 ईस्वी में। अशोक के प्रमुख शिलालेख जिसमें वर्णित विषय है उसके बारे में देख लेते हैं। पहला शिलालेख में उसने बताया गया पशु बलि की निंदा की, पहला शिलालेख में। दूसरा में अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सीय व्यवस्था का उल्लेख है। पहला जो है पशु बलि का विरोध है, निंदा है। दूसरा जो है चिकित्सा है, किसके लिए, दोनों के लिए चिकित्सा है, पशु और मनुष्यों के लिए। तीसरा जो अभिलेख है उसमें जो है उन्होंने राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया कि हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाए, 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाना है, और उन्होंने कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया है। तीसरा जो है किसके लिए, धर्म के लिए। पहला जो है पशु बलि का विरोध, दूसरा जो है चिकित्सा का मनुष्य और पशुओं के लिए, तीसरा जो है धार्मिक नियमों का उल्लेख किया है। अपने राज अधिकारियों को आदेश दिया कि हर 5 वर्ष में वो जाए और दौरा करें। चौथा जो शिलालेख है उसमें उसने भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की है। चौथा में क्या है, चौथा में घोष किया है किसकी जगह, लेकिन भेरी घोष जो रन में बनता है उसकी जगह उन्होंने धम्म घोष को अपनाया है चौथा में। पांचवा जो शिलालेख है उसमें उसने धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी दी है। पांचवा जो शिलालेख है उसमें धर्म महामात्रों के नियुक्ति के बारे में जानकारी दी। चौथा में भेरी घोष की जगह धम्म घोष। तीसरा में जो है उन्होंने धार्मिक नियम के बारे में बताया। दूसरा में जो है चिकित्सा के बारे में बताया। पहले में जो है पशु बलि का निंदा किया। छठा में जो है आत्मनियंत्रण का शिक्षा दिया है। सातवां आठवां जो है तीर्थ यात्राओं का जिक्र करता है। सातवां और आठवां जो है तीर्थ यात्राओं का जिक्र करता है। वहीं पर नौवां शिलालेख जो है सच्ची भेंट सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख करता है। नौवां जो है नौवां मतलब सच्चे भेंट और सच्चे शिष्टाचार। 10वां जो है इसमें आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 10वां में उन्होंने बताया है कि राजा तथा पदाधिकारी हमेशा जनता या प्रजा के हित में सोचे। 11वां शिलालेख जो है धम्म की व्याख्या करता है। 11वां जो है धम्म की व्याख्या, और धम्म घोष चौथा नंबर का है। 12वां जो है स्त्री महामात्रों की नियुक्ति तथा सभी प्रकार के विचारों के सम्मान बात कही गई है। 12वां जो है स्त्री महामात्रों की नियुक्ति और महामात्रों की नियुक्ति के बारे में धर्म महामात्रों के बारे में 5वां में बताया गया है। 13वां जो है इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है जिसमें अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। 13 में उनका हृदय परिवर्तन के बारे में बात कही है, पड़ोसी राजाओं का वर्णन किया है। 14वां जो अभिलेख है उसमें जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया है। ठीक है, इस तरीके से इनके अभिलेखों के बारे में वर्णन है। अशोक के स्तंभ लेख कुल मिलाकर के 7 है। ये तो शिलालेख हो गया। अभिषेक के जो अशोक के जो है शिलालेख जो मिले हैं वो जो है 14 थे। इसके अलावा स्तंभ लेख का संख्या जो है 7 थी, केवल ब्राह्मी लिपि में मिली है। ये स्तंभ लेख केवल ब्राह्मी लिपि में मिली है। 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई है। प्रयाग स्तंभ लेख जिसमें पहले कौशाम्बी में स्थित था, इस अभिलेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया। दिल्ली टोपरा, तो ये जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया है। दिल्ली मेरठ, तो यह जो है पहले मेरठ में था, उसको दिल्ली लाया गया है। रामपुरवा जो है यह अभिलेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की थी। और लौरिया अरेराज चंपारण बिहार में और लौरिया नंदगढ़ चंपारण बिहार में इस स्तंभ का पर मोर चित्र बना हुआ है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ जो है रुन्मेनदेही लेख है। इसे लुम्बिनी के धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाने की घोषणा की गई थी। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। प्रथम पृष्ठ शिलालेख में यह घोषणा की गई है कि मनुष्य मेरे बच्चे हैं। 7वां अभिलेख और 8वां अभिलेख में उसके धार्मिक तीर्थ यात्राओं के बारे में वर्णन किया गया है और सबसे लंबा है 7वां वाला। अशोक का सार एक कुना जिसको कंदहार अभिलेख ग्रीक या मारमाइक भाषाओं से प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति पूर्व इसके चरित्र का काफ़ी जांचा परखा जाता था। इसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी जिसमें 12, 16, 20 की संख्या हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है जिसे महामात्र भी कहा जाता है। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में
चर जासूस को कहा जाता था। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था और प्रांतों के प्रशासक कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन 20 में होता था, जिसका जो होता है विस्पति के अधीन होता था जो, और ग्राम प्रशासन के सबसे छोटे होता है ग्राम थी, जिसमें ग्रामिक कहा जाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप होता था जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासक 30 सदस्यों का एक मंडल होता था जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 लोग रहते थे। अब यहाँ पे हम लोग कुछ मौर्य प्रांत देख लेते हैं। 5 जो प्रांत थे मौर्य प्रांत में, उत्तरापद जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, अवंती राष्ट्र जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, कलिंग जिसकी राजधानी तोसली थी, और दक्षिणापद जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी, और प्रासी जिसको पूर्वी प्रांत बोलते थे जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अब यहाँ पे अर्थशास्त्र में वर्णित जो है कुछ तीर्थ है। तीर्थ किसको कहा गया है अर्थशास्त्र में? जो अधिकारी के रूप में तीर्थ जो है अधिकारी है। कुछ अधिकारी जिससे संबंधित क्या क्या विषय होते थे वो हम देख लेंगे। तो मंत्री जो होता है प्रधानमंत्री, पुरोहित जो होता है वो धर्म दान विभाग का प्रधान होता था, सेनापति सैन्य विभाग का ऑब्वियसली, युवराज जो है राजा का प्रमुख, 5 राज है तो 5 के प्रमुख युवराज, तवारिक जो है राजकीय द्वार का रक्षक होता था, अंतर्वेदिक अंतरपुर का अध्यक्ष होता था, समाहर्ता आय का संग्रहण करता, सन्निधाता जो है राजकीय कोष का अध्यक्ष, अप्रशास्ता प्रशस्ता जो है कारागार का अध्यक्ष होता था, प्रदेष्ट्री जो होता है कमिश्नर होता था, पौर जो है नगर का कोतवाल होता था, व्यवहारिक जो है प्रमुख न्यायाधीश होता था, नायक जो है नगर रक्षक का अध्यक्ष होता था, कर्मांतिक जो है उद्योगों कारखानों का अध्यक्ष होता था और मंत्रिपरिषद अध्यक्ष होता था, दंडपालक सेना का सामान एकत्र करने वाला, और दुर्गपाल दुर्ग रक्षक होता था, अंतपाल जो होता सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। ये जो है मतलब मौर्य से संबंधित है। अब कुछ और जो बचे हुए हैं उसको भी देख लेते हैं। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग लिया जाता था और इससे बचने वाले से सीधा मृत्युदंड दिया जाता है। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमी मार्ग निर्माण अधिकारी था, एक अधिकारी जो एग्रोनोमी थे मार्ग को निर्माण करने वाला था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 50,000 अश्वरोही सैनिक, 9,000 हाथी, 8,000 50,000 अश्वरोही थे, 9,000 हाथी थे और 8,000 रथ थे। प्लूटार्क के जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों को पैदल सेना से 3 गुनी अधिक संख्या में अर्थात 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत और रौंद डाला था। इसके बाद युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को नायक कहा जाता है। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य शासन का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समिति करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प कहा जाता था, सर्प नामक अमात्य के अधीन होता था। और अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुड़ कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले को गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। अशोक के समय में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था और सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाले जमीन को जो है अदेव मातृक कहा जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था, जिसमें से एक था दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, 5वां सैनिक, 6वां निरीक्षक और 7वां सभासद था। स्वतंत्र वैश्यवृत्ति को अपनाने वाली महिला को रूपा जीवा कहलाती थी और नंद वंश के विनाश करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासक 137 वर्ष तक रहा है और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो बृहद्रथ था। इसकी हत्या सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया था और शुंग वंश की स्थापना डाल देता है 185 ईसा पूर्व में। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रशासनिक समिति और उसके कार्य। प्रथम जो है सात जो समिति थी, प्रथम जो समिति थी उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करती थी। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख। तृतीय समिति जन्म मरण का विवरण रखती थी। चतुर्थ जो है व्यापार वाणिज्य का देखभाल करता था। पंचम निर्मित वस्तुओं का विक्रय निरीक्षण करता था। षष्ठम जो है बिक्री कर वसूल करता था। उसी प्रकार सैन्य समिति और उनके कार्य। सैन्य समिति के भी छह समिति थे। प्रथम जो है जल सेना की व्यवस्था करता था। द्वितीय जो है यातायात एवं रसीद की व्यवस्था करता था। तीसरा पैदल से सैनिकों की देखरेख करता था। चतुर्थ अश्वारोही के सैनिक। पंचम गज सेना का और षष्ठम रथ सेना का देखरेख करता था। इस तरीके से चलता था। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में।